बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 जून जुमे के रोज़ हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने वफाकी बजट पेश कर दिया और जिसके ऊपर हमारी तवक्कुआत थी तकरीबन वैसा ही बजट बनाया गया। इस बजट के अगर आप टारगेट्स को देखें या इसका पूरा अगर आप स्केच खाका देखेंगे तो आपको इसमें डार साहब का जो एक मशहूर मंत्रा है वो नज़र आएगा। और इसमें इस हालात में जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ग्रोथ आ चुकी है, 6.1% से कम होकर 2022 में, और अब जो है क्लोजिंग 30 जून को अराउंड 0% के करीब हो जाएगी। हालांकि पीपीएस ने कोई इसमें 0.29% की ग्रोथ बताई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार को ही लेकर अगर हम चलते हैं तो ग्रोथ अगर 0.29% है तो 9,200 अरब रुपए का टैक्स कैसे इकट्ठा होगा उस इकॉनमी में जहां बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, जहां पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जहां फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शन को कम कर चुकी हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, उसमें कैसे ये टारगेट अचीव किया जाएगा। हुकूमत ने इस 14.46 खरब के बजट के अंदर कोई जीडीपी की ग्रोथ को प्रपोज किया है कि हम इसके अंदर कोई 3.5% तक ग्रोथ को ले जाएंगे, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट 21% पे है और ग्रोथ डाउनवर्ड है और तमाम इंडिकेटर जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाए वो तकरीबन माइनस के ऊपर थे। तो इस पे थोड़ा सा एज रिजर्वेशन शो किए हैं बहुत से इकोनॉमिस्ट ने भी, कि एक्सपर्ट्स ने जो बजट्स को देखते आ रहे हैं साल से, कि ये टारगेट अचीव करना भी मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से हुकूमत के पास इस बजट को के टारगेट को अचीव करने के लिए ख़ास तौर पे जो तखमीना लगाया गया है टैक्स कलेक्शन का, उसमें सिर्फ एक ही सीक्रेट होगा और वो हुकूमत के पास सीक्रेट ये है कि इन्फ्लेशन के ज़रिए इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। इकॉनमी को इन्फ्लेट करा जाएगा, महंगाई को बढ़ाया जाएगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत के कलेक्शन सेल्स टैक्स की और दीगर अच्छा से जहाँ से भी इनकम टैक्स हासिल करते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये समझ में लेनी चाहिए कि इस बजट में हम सबको बड़ा एक कड़ा वक्त मिलेगा। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमें महंगाई ख़त्म हो जाएगी। गो कि हुकूमत ने महंगाई को 21% पे रखा है इस बजट के अंदर। 2023-24 में 21% पे महंगाई को लाना और साथ ही टैक्स के रेशो को बढ़ाना, ये दोनों चीज़ें मुझे समझ में आती कि इस वक्त जो आपका ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है वो 29% है, जबकि इसमें प्रोजेक्ट किया गया 21%। तो उस महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि कोई अराउंड टैक्स रेवेन्यू टोटल जो है वो इन्होंने 12,163 अरब रुपए का इकट्ठा किया रखा है, जिसके अंदर 9,200 अरब का टैक्स रेवेन्यू होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें कोई 2963 का रखा गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है कि जिसको स्टेट बैंक की इनकम, इसके अलावा हम जो पासपोर्ट बनवाते हैं उसके लिए फ़ीस इकट्ठी होती है, हुकूमत की मुख्तलिफ लेवीज़ हैं, मुख्तलिफ फ़ीस हैं, वहाँ से इकट्ठा होगा। फिर पीडीएल जो पेट्रोल के ऊपर पिछले साल कोई 50 रुपये का जो बजट में रखा तक पहुँचाना था, वो अब उस पीडीएल को बढ़ाकर 60 रुपये पे लेकर जा रहा है ताकि रेवेन्यू पीडीएल का भी इकट्ठा हो। हालांकि जो गुज़श्ता पीडीएल का टारगेट है वो भी अचीव नहीं हो सका और आगे जाके वो कैसे अचीव होगा। आगे इलेक्शन का साल भी होगा, अगर पेट्रोल को महंगा किया जाता है तो सामने जो वोट बैंक मुतासिर होता है। तो इसमें भी कुछ रियलिस्टिक चीज़ें नज़र नहीं आ रही। साथ ही इसमें हुकूमत ने जो एक और चीज़ नहीं रखी है वो ये है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ाते हुए रखे हैं। अगर देखें कि इस वक्त 92% का करंट आपका जो एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट 13,320 अरब रुपए का, और इसके मुकाबले में आइंदा साल के लिए और इसको बढ़ा के रखा है। तो ये जब ये एक्सपेंडिचर बढ़ रहे होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी नहीं, आपके पास रेवेन्यू नहीं आएंगे, तो ये किस तरह से टारगेट अचीव किए जाएंगे, इसमें कोई समझ में ऐसे आने वाली बात नज़र आ रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं एक सेगमेंट जो उसका ज़्यादा डिटेल से समझाना चाहूँगा वो ये है कि इस बजट में 1,074 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है। ये वो सब्सिडी है जिसमें 950 अरब रुपए तो सिर्फ बिजली एनर्जी के सेक्टर पे रखी है और उसमें से कोई 315 अरब रुपए सिर्फ के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी जाएगी,
मुझे और आपको के इलेक्ट्रिक बिजली तो सस्ती नहीं देती, बिजली कई कई घंटे तक चली जाती है। आजकल भी कोई 8 घंटों का एक एवरेज ऑन एवरेज 5300 का शॉर्टफॉल आया है, तो 8 घंटे की एक लोड शेडिंग हो रही है। उसमें किस तरह से वो पास ऑन होगी कंज्यूमर को? जाहिर है ये सब्सिडी भी डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को जाएगी और दीगर जो सब्सिडीज हैं वहाँ पर भी उसमें कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं होगा और उनके नुकसानात को कवर किया जाएगा। इसी तरह से आम आदमी के लिए हुकूमत बारहा यूटिलिटी स्टोर की बातें करती है, हालांकि यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा अदारा है जो मुसलसल खसारा करता है और इस दफ़ा 35 अरब रुपए की बजट रखी गई है इसके ऊपर सब्सिडी कि एक तरफ वो यूटिलिटी स्टोर जो मार्केट में आके एक बड़ी तादाद में चीनी ख़रीदता है, बड़ी तादाद में घी और तेल ख़रीदता है, दालें ख़रीदता है और लोकल मुकामी मार्केट में जो भी टेंडर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी हाई प्राइस देते हैं मार्केट प्रिवेलिंग रेट से भी ज़्यादा। और क्योंकि टेंडर होता है और उसके अंदर प्री क्वालिफाइड लोग होते हैं तो वो टेंडर लोएस्ट बिडर्स के पास आ जाता है, जिससे उनकी परचेजेज महंगी होती है और फिर हुकूमत जो है आगे सब्सिडी देने जाती है तो वो सब्सिडी भी प्राइस को कम करके भी आम आदमी को रिलीफ नहीं होता। यहाँ तक कि वो आवाम जो सख्त गर्मी में आटे के लिए बाहर खड़ी होती है लाइनों पे और चीनी सस्ती लेने के लिए खड़ी होती है, उसको इतनी शदीद तक पहुँचाई जाती है कि आज जो है इंटरनेशनल मार्केट में खाने का तेल पाम ऑयल की प्राइस को अराउंड पिछले साल के मुकाबले में आधी हो चुकी है, लेकिन अगर आप और हम देखें तो मार्केट में आज भी उसका रिलीफ कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया। तो महंगाई किसी सूरत से कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही और साथ ही महंगाई के लिए उन्होंने एक और हल भी निकाला है कि जिसको आप कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड। इससे पहले गुज़श्ता हुकूमत ने उसको एहसास फंड के नाम से नाम रखा था। उसमें कोई 430 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है। ये लोगों को जो पॉवर्टी की लाइन में है, जो रजिस्टर्ड हैं BISP में, उनको माहाना एक तरह का वजीफ़ा दिया जाता है, एक तरह का उनको महंगाई से बचने के लिए रिलीफ कैश रिलीफ दिया जाता है। उसका इम्पेक्ट भी आप देखें कि अभी तक आम आदमी को जो है वो ख़ास उन गरीबों को जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है जो इसमें रजिस्टर्ड है उनको नहीं हुआ। और ये एक फॉल्टी चीज़ है। ये वेस्ट में तो होता है कि आप उनको सब्सिडी दे दें, आप उनको आम लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे दें, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम इस किस्म की चीज़ें देने लगेंगे तो फिर मुझे वो बड़ा मशहूर तकरीर याद आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की जो उन्होंने पार्लियामेंट में एज ए अपोजिशन लीडर कही थी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो हम एक तरफ तो ये बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने लोगों को बेगर्स बना रहे हैं, उनको लाइनों में लगा के BISP के फंड इकट्ठे करने के लिए लेने के लिए वहाँ खड़ा कर रहे हैं, उनको लाइनों में लगा के हम यूटिलिटी स्टोर के जरिए सस्ती चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, हालांकि मार्केट में वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं। और इसकी मिसाल ये है कि चंद बड़े पाकिस्तान में जो स्टोर्स हैं अगर आप वहाँ पे रश देखें तो वहाँ लोगों का यूटिलिटी स्टोर के मुकाबले में ज़्यादा लगता है। अगर 4000 यूटिलिटी स्टोर इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो कितने लोगों को कैटर करते होंगे। उससे ये सब्सिडी 35 अरब की सब्सिडी को मुश्किल से 5-10 रुपये फ़ी आदमी ही पहुँचेगी, ज़्यादा नहीं है। तो ये एक चीज़ है। साथ ही जो BISP का दिया है उस पर कुछ 430 अरब अगर आप उनको देते हैं तो इसकी बजाय अगर ये 430 अरब का फंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके अगर 1 अरब की एक इंडस्ट्री लगती है तो 430 इंडस्ट्रीज़ उन एरियाज़ में लगाई जा सकती थी जहां पर गुर्बत की तादाद बहुत ज़्यादा है, जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन का डेटा ज़्यादा लोगों का होता है। तो वहाँ ये इंडस्ट्री लगा के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उन लोगों को जॉब्स दी जाती। अब ज़्यादातर आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं वो आजकल हाउस मेड्स हैं। कराची में या दीगर शहरों में ज़्यादातर वो मासियाँ होती हैं या फिर जो फार्म लेबर होती है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ, जिनके पास इतने ज़्यादा कुछ ना अकाउंट होता है ना कुछ अपना घर होता है, या होता भी है तो इतना ख़ास वो पेपर पर नज़र नहीं आता, उन लोगों को रखा हुआ है। अगर आप ये बेरोज़गारों को 430 फैक्ट्रियाँ लगा के उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट दो, जब वो एक फैक्ट्री में जाते हैं एज ए अनस्किल्ड लेबर तो वो वहाँ पर नॉलेज भी गेन करते हैं, स्किल भी आती है। वो ही एक मजदूर भर्ती होने वाला एक वक्त आता है कि वो मशीनरी चलाने वाला प्लांट ऑपरेटर बन जाता है। एक शख्स जो स्क्रीन प्रिंटिंग करता है वो कलर मास्टर बन जाता है। कुछ न कुछ उसमें ग्रोथ आती है, उनकी सैलरीज बढ़ती हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो आपका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप इंडस्ट्री लगाते, पैसा पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी आता, प्राइवेट सेक्टर से भी आता,
तो उसकी बेटर मैनेजमेंट की वजह से आपकी बेहतरी आती है। क्योंकि माजी में हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया था, और उसके बाद से इंडस्ट्रीज़ आज तक उस तरह से नहीं लगी जो 60s में जिस तरह से इंडस्ट्रियल पाकिस्तान में बूम आया था, और उसके बाद से इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। और अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने हाईटेक इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपना पैसा ज़्यादातर कोशिश की है कि बाहर रियल इस्टेट में, दुबई में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ उनके ताल्लुकात हैं, वहाँ जहाँ उनके कोई रिश्तेदार अजीज़ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वहाँ उन्होंने पार्क कर दिया। और पाकिस्तान आज भी इंडस्ट्री 75 ईयर्स होके आज भी पाकिस्तान बेड शीट्स बना रहा है, पिलो कवर बना रहा है, तौलिया बना रहा है। इस किस्म की चीज़ों से हमारी जो इकॉनमी है उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। हमारा जो डेट बढ़ता जा रहा है उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं आएंगी। आप मुख्तलिफ प्लान दे दें, 7 ईज दे दें, 5 ईज दे दें, लेकिन जब तक इन्वेस्टर हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उस वक्त तक आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, आपकी चीज़ों की महंगी चीज़ें एक्सपोर्ट भी नहीं होंगी, और हम एक सिंपल कमोडिटी के एक्सपोर्टर रहेंगे जिसमें प्राइस इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करके बनाई जाती है। जिस तरह से आज आपने टेक्सटाइल में देखा कि टेक्सटाइल की सनत मुसलसल जवाल पे है, डाउनवर्ड उसकी एक्सपोर्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यह है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल कॉटन की इंटरनेशनल प्राइसेस कम रहीं, और कॉटन की इंटरनेशनल प्राइसेस जब कम होती हैं, जो कि एक इंटरनेशनल फार्मूला है टेक्सटाइल सेक्टर में कि कॉटन प्राइस को बेस करके प्लस उसमें जो आपकी लेबर कॉस्ट है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, यूटिलिटी की कॉस्ट है, उसको शामिल किया जाता है। तो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में एनर्जी क्योंकि महंगी हो चुकी है, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है, तो वो अब कम्पीट नहीं कर पा रहा। क्योंकि सिंपल कमोडिटी जो मैं बना रहा हूँ पाकिस्तान में आप बना रहे हैं, वही कमोडिटी बांग्लादेश भी बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है, चाइना भी बना रहा है, वियतनाम भी बना रहा है। तो जो सस्ता देगा, जो अच्छी क्वालिटी देगा, वही कामयाब होगा। क्योंकि इस वक्त जो इकॉनमी है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप कम्पिटिटिव नहीं हो, अगर आपकी चीज़ सस्ती नहीं है और आपकी चीज़ यूनिक नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो वो आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी कमज़ोरी तो पाकिस्तान की ये भी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में आज तक कोई हमने ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं किया। हम लोगों के ब्रांड को लेबर कॉस्ट पे बना के दे रहे हैं। एडिडास आपसे ले रहे हैं चीज़ें, और दूसरे फॉरेन ब्रांड्स हैं, फॉरेन चेन स्टोर्स हैं, उस सब के सब यहाँ से चीज़ें बनाते हैं। वो $1 की चीज़ जो बनाई जाती है वो $10 में बिकती है, लेकिन उसका बेनिफिट पाकिस्तान को इसलिए नहीं होता कि वो ब्रांड पाकिस्तान का नहीं है। तो हमारे उन लोगों को, टेक्सटाइल सेक्टर वालों को वैल्यू एडिशन पे जाना होगा। साथ ही हमारी दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो कमोडिटी के सिंगल लार्जेस्ट एचएस कोड के लिहाज से वो हमारी राइस की एक्सपोर्ट्स हैं जो $2 बिलियन तक पहुंच गई हैं। लेकिन इस साल कोई जुलाई से लेकर जून तक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया है राइस की एक्सपोर्ट में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कंपेटिटर इंडिया हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर गया है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल में बढ़ी, लेकिन हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। साथ ही जो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट है जिसमें ग्रोथ आ रही थी, जो कि एक सर्विसेज की आपकी एक्सपोर्ट है जिसमें ना बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना सस्ती गैस चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और वो लैपटॉप जिसके ऊपर बैठ के, कंप्यूटर पर बैठ के बच्चे अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस पर जब टैक्स की चीज़ें और दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई तो उसकी एक्सपोर्ट भी कम हो गई।